नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, सॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन, PGCMHT, MTT 004 मलयालम हिंदी अनुवाद, तुलना और पुनः सृजन, खंड मलयालम और हिंदी भाषाओं का परिचय, इकाई ध्वनि, वर्ण, लिपि, वर्तनी का परिचय और तुलना। पॉइंट 0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप मलयालम और हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी वर्णमाला और उसके समानांतर मलयालम वर्णमाला को पहचान पाएंगे। दोनों वर्णमालाओं की समानता और भिन्नता बता सकेंगे। मलयालम शब्दों की उच्चारण व्यवस्था समझ पाएंगे और मलयालम पाठों का हिंदी में लिप्यंतरण करने में आने वाली समस्याओं को सुलझा सकेंगे और मलयालम संयुक्ताक्षरों और हिंदी संयुक्ताक्षरों की समानता और भिन्नता समझ पाएंगे। एक प्रस्तावना। आप जानते हैं कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की वर्णमाला में काफ़ी समानता है। मलयालम से हिंदी में अनुवाद करने के लिए दोनों वर्णमालाओं का तुलनात्मक परिचय आवश्यक होता है। इस इकाई में आपको मलयालम और हिंदी वर्णमालाओं की जानकारी देते हुए उनका तुलनात्मक परिचय दिया जाएगा। अनुवाद के लिए आपको स्रोत सामग्री का वाचन करके उसका अर्थ ग्रहण करना और उस अर्थ की प्रस्तुति लक्ष्य भाषा में करनी होती है। इन दोनों कार्यों के लिए दोनों भाषाओं की वर्णमाला का सही परिचय अत्यंत आवश्यक है। अनुवाद में स्रोत भाषा की व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, भौगोलिक नामों आदि को लक्ष्य भाषा में लिप्यंतरित करना होता है। इस कार्य के लिए भी दोनों भाषाओं की वर्णमाला, संयुक्ताक्षर आदि का सूक्ष्म परिचय आवश्यक होता है। इसलिए अनुवाद के इस पाठ्यक्रम में इस इकाई का विशेष महत्व है। 1.2 मलयालम और हिंदी भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। 1.2 एक मलयालम भाषा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में एक प्रमुख भाषा है। मलयालम बोलने वाले मलयाली कहलाते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल राज्य की 96% जनता मलयालम बोलती है। लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। भारत के विविध राज्यों में तथा विदेशों में अनेक मलयाली काम करते हैं। भारत की जनसंख्या में 4%, करीब 4 करोड़ मलयाली हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मलयालम को शामिल किया गया है। केरल सरकार ने अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम को भी राजभाषा और शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। नवीं शताब्दी के पूर्व तक केरल में भी तमिल का ही प्रचलन था। नवीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच मलयालम का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। इसके शब्द भंडार में तमिल और संस्कृत के शब्द हैं। परिमार्जित भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत से स्वीकृत हैं। तत्सम या तद्भव के रूप में अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के भी शब्द मलयालम में थोड़ा बहुत स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान मलयालम लिपि व्यवस्था का विकास यात्र ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से वट्ट, शुत्तु, कोल, शुत्तु और ग्रंथ लिपि के रूपों से गुजरते हुए पूरी हुई है। वट्टम, गोल, प्लस शुतु, लेखन, वट्ट, शुत्तु, गोलाकार लेखन। कोल, कील जिससे ताड़पत्र पर लिखा जाता था, प्लस शुत्तु कोले शुत्तु। 13वीं शती तक आते आते वर्तमान लिपि व्यवस्था विकसित हो गई। छपाई, टंकन तथा संगणक की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिपि सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नई पुस्तकें परिष्कृत लिपि में छपती हैं। पुरानी किताबें पढ़ने के लिए पुरानी लिपि व्यवस्था का भी परिचय आवश्यक है। मलयालम की अपनी अंक व्यवस्था भी प्रचलित थी। अब मलयालम में भी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप ही प्रयुक्त होते हैं। चूंकि पुरानी पुस्तकों में मलयालम अंक ही मिलेंगे, इसलिए इनका भी परिचय उपयोगी होगा। मलयालम साहित्य का इतिहास 12वीं शताब्दी से आरंभ होता है। मलयालम में अनेक श्रेष्ठ रचनाएं रची गई हैं।
तुंचत्तु रामानुजन एषुत्तच्छन को आधुनिक मलयालम का जनक कहा जाता है। उन्होंने मलयालम में महाभारत, रामायण और श्रीमद्भागवत के सुंदर काव्यानुवाद प्रस्तुत किए। आधुनिक काल के 4 मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप, कवि एस के पोट्टेक्काट, तक्षी शिवशंकर पिल्लई और एम टी वासुदेवन नायर, तीनों कथाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। 1.2 2 हिंदी भाषा। हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय भाषाओं में कई दृष्टियों से प्रमुख है। इसका इतिहास करीब 1000 वर्ष का है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सर्वाधिक जनता द्वारा समझी और बोली जाने वाली भाषा होने के कारण इसे भारत की संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा का स्थान बहुत पहले प्राप्त हो चुका है। इसके व्यापक प्रयोग और अन्य भारतीय भाषाओं से सहज संबद्ध होने की इसकी क्षमता के चलते आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने इसके व्यापक प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान की धारा 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। यद्यपि कुछ शर्तों के अधीन अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है, तो भी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार प्रशासन में हिंदी का प्रगामी प्रयोग किया जा रहा है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का स्थान विश्व की पहली 3 भाषाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलाने का प्रयत्न हो रहा है। भारत की सामासिक संस्कृति के प्रतिबिंब के रूप में हिंदी अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में सिखाई जा रही है। हिंदी भारतीय संस्कृति की प्रमुख वाहिका के रूप में विकसित हो रही है। हिंदीतर भाषाओं के साहित्यों के पारस्परिक अनुवाद के मुख्य माध्यम के रूप में हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से भी मलयालम हिंदी अनुवाद की और हिंदी मलयालम अनुवाद की मांग बढ़ रही है। हिंदी अध्ययन में मलयालम भाषी बड़ी रुचि ले रहे हैं। हिंदी भाषी जनता में भी मलयालम सीखने की रुचि जागृत हो रही है। दोनों भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान में यह प्रवृत्ति बहुत सहायक होगी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और प्राचीन नागरी से होते हुए नागरी लिपि के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास में न्यूनाधिक रूप में कई परिवर्तन हुए। मुद्रण, टंकण आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखकर भी कुछ परिष्कार किए गए हैं। नागरी के अपने अंक हैं, पर चूंकि भारतीय संविधान ने राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया है, इसलिए नागरी अंकों का प्रयोग लुप्तप्राय होता जा रहा है। माना जाता है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, यथा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, यथा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी गढ़वाली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। हिंदी का साहित्य बहुत समृद्ध है। मध्यकालीन कवियों में तुलसी, कबीर, सूर और मीरा का प्रमुख स्थान है। आधुनिक साहित्यकारों में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, नरेश मेहता और निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आधुनिक संचार क्रांति के जमाने में हिंदी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन आदि में इसका व्यापक प्रयोग है। 1.3 हिंदी वर्णमाला और लिपि। 1.3 एक ध्वनि, वर्ण और लिपि। जैसा कि आप पाठ्यक्रम 1 की इकाई संख्या वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, किसी भाषा का परिचय उसकी वर्णमाला से आरंभ होता है। भाषा की वर्णमाला उसकी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा की अभिव्यक्ति हमारे मुख तथा कंठ से उच्चारित कुछ निश्चित ध्वनियों के माध्यम से होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण अथवा लिपि चिन्ह कहलाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है।
किसी भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने वाले लिपि चिह्नों का समूह उसकी वर्णमाला कहलाता है। हिंदी जिस वर्णमाला अथवा लिपि चिह्नों में लिखी जाती है, उसे देवनागरी कहते हैं। 1.3.2 हिंदी वर्णमाला और ध्वनियाँ। स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से उठकर अबाध रूप से बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करते और वायु में कहीं घर्षण नहीं होता। हिंदी के स्वर हैं आ ई उ री ए ओ। अनुस्वार अ, विसर्ग, मात्राएं आ ई ई उ ऊ, री ए ए ओ। आधुनिक भाषा विज्ञान री, अंग और अह को स्वर नहीं मानता। री का उच्चारण हिंदी में बहुधा री के रूप में होता है। र व्यंजन ध्वनि है और उसके साथ ए स्वर जोड़ने पर री हो जाता है। अ के उच्चारण में अ के साथ अनुस्वार जुड़ जाता है। अनुस्वार का उच्चारण परवर्ती व्यंजन के पंचम वर्ण के रूप में होता है, जैसे अंक, अंक, अंचल, अंचल, अंडा, अंडा, अंत, अंत, अंबर, अंबर। न और म व्यंजन है का उच्चारण अ के रूप में होता है। ह व्यंजन है। अनुनासिक स्वर। हिंदी में अनुनासिक रूप में भी स्वर बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में कोमल तालु कुछ झुका रहता है और वायु कुछ तो नाक से निकल जाती है और कुछ मुख से इन स्वर वर्णों के ऊपर सामान्यतः चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे आ। जब वायु केवल मुख से निकले तब निर्नुनासिक स्वरों का उच्चारण होता है। इन वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं लगता। हिंदी में अनुनासिकता अर्थभेदक है, यानी निर्नुनासिक स्वर के बदले अनुनासिक स्वर का प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ बदल सकता है, जैसे सास सास। मलयालम में अनुनासिक स्वर का उपयोग अर्थभेदक रूप में प्रायः नहीं होता। अतः हिंदी के अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करने में मलयालम भाषी कठिनाई महसूस करते हैं। सास का उच्चारण वे सांस या सांस के रूप में कर बैठते हैं। ए और ओ। हिंदी में ए का उच्चारण ह के पहले ह्रस्व स्वर के रूप में होता है, जैसे चेहरा। अन्यत्र ए का उच्चारण दीर्घ है, जैसे एक। मलयालम भाषी यह अंतर मातृभाषा के प्रभाव के कारण बहुधा पहचान नहीं पाते और हर जगह ए का दीर्घ उच्चारण कर जाते हैं। हिंदी में ओ का उच्चारण ह के पहले ह्रस्व स्वर के रूप में होता है, जैसे मोहर, कोहरा। अन्यत्र ओ का उच्चारण दीर्घ होता है, जैसे और, बोल। मलयालम भाषी इस अंतर को समझे बिना हर जगह ओ का दीर्घ उच्चारण कर जाते हैं। ए और ओ। हिंदी में इन स्वरों के दो दो उच्चारण पाए जाते हैं। हिंदी में ए का उच्चारण य के पूर्व संयुक्त स्वर ऐ के रूप में होता है, जैसे भैया भैया। अन्यत्र ए का उच्चारण मूल स्वर के रूप में होता है, जैसे ऐसा ऐसा। यहाँ ए का उच्चारण करीब करीब अंग्रेजी के मैन के अ के रूप में होता है। मलयालम भाषा में यह मूल स्वर नहीं है। अतः मलयालम भाषी ए का उच्चारण हर संदर्भ में संयुक्त स्वर ऐ के रूप में कर जाते हैं। हिंदी में ओ का उच्चारण व के पूर्व संयुक्त अक्षर औ के रूप में करते हैं, जैसे कोवा कोवा। अन्यत्र ओ का उच्चारण मूल स्वर के रूप में होता है, जैसे औरत एवरात। यहाँ ओ का उच्चारण करीब करीब अंग्रेजी शब्द ऑल के अ की तरह होता है। मलयालम में यह मूल स्वर नहीं है। अतः मलयालम भाषी हर प्रसंग पर ओ का उच्चारण संयुक्त स्वर औ के रूप में कर जाते हैं। व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु प्रवाह में कहीं रुकावट होती है या घर्षण उत्पन्न होता है, जैसे प के उच्चारण में दोनों होंठ मिलकर हवा को पहले रोक लेते हैं
और फिर छोड़ देते हैं। स के उच्चारण में जिह्वा की नोक वर्क्स के विपरीत रहकर एक छिद्र की सृष्टि करती है, जिससे हवा रगड़ खाकर निकलती है। हिंदी के व्यंजन वर्ण हैं यूनि, क, खग, ग, न, च, ज, थ, र, त, द, ढ, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, रा, श, श, स, ह, ध्र, द। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञा, श्र, हल चिन्ह, न, गरिहीत्वन, आ, एक, ज, फ्र। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा एक के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, और जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल, और अरबी, फारसी और अंग्रेजी से हिंदी में आई ध्वनियां हैं की जगह ख का भी प्रयोग किया जाने लगा है। देवनागरी अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ, केंद्र सरकार के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के स्वीकृत होने तथा विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं की प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद देवनागरी को देश की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का अतिरिक्त माध्यम बनाने के लिए इसमें भी भारतीय भाषाओं के मानक लिप्यंतरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इस दृष्टि से कुछ अतिरिक्त लिपि चिह्नों को देवनागरी लिपि में जोड़ा गया। इनमें निम्नलिखित चिन्ह मलयालम शब्दों के लिप्यंतरण में विशेष सहायक हैं। स्वर हस्व ए, मात्रा हस्व आ 63, मात्रा टी, व्यंजन षड़ा 5, र, शून्य, र का कठोर उच्चारण, न, एम, न का वर्त से उच्चारण। हिंदी वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम 1 संयुक्त व्यंजन खड़ी पाई वाले व्यंजन चपतस जैसे वर्ण खड़ी पाई वाले हैं, ऐसे वर्णों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाए, जैसे ख प्लस यख है, घ प्लस नग्न, ख। अन्य व्यंजन क प्लस क नहीं, आ न छ ट ठ द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाए, जैसे ट दुए हन हम लिखा जाए, नम ट टू दे न नहीं। संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप रहे यथा प्र श्र श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, थ नहीं। तरतत्रा दोनों रूप स्वीकार्य हैं, किंतु क प्लस रक्र कु नहीं। उ हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाए, जैसे विभक्ति चिन्ह ति वि धी हिन नहीं, ति द्विधि वि। हिंदी के विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों में प्रातिपादिक से पृथक लिखे जाए, यथा राम ने स्त्री से। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाए, यथा उसने उस पर। सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो पहला मिलाकर लिखें और दूसरा पृथक, जैसे उसके लिए इसमें से। श्रुतिमूलक य व क, जहाँ श्रुतिमूलक य व
का प्रयोग विकल्प से होता हो वहाँ स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग हो, जैसे किए, किए, नहीं, नई, नई, नहीं, हुआ, हुआ, नहीं। यह नियम क्रिया, विशेषण, प्रत्यय आदि में भी लागू माना जाए। जैसे दिखाए गए, पुस्तक लिए हुए। जहाँ यह श्रुतिमूलक नहीं वहाँ स्वरात्मक रूप आवश्यक नहीं। जैसे दायित्व, दायित्व, नहीं। अनुस्वार तथा अनुनासिकता चिन्ह, चंद्र बिंदु। अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह दोनों प्रचलित रहेंगे। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का ही प्रयोग हो। जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक, गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक नहीं। चंद्र बिंदु के बिना जहाँ अर्थ के भ्रम की गुंजाइश हो वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य करें। जैसे हंस, हस, ये के उच्चारण का ह्रस्व रूप। पहले इसे द्योतित करने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे उ कार की मात्रा जोड़कर ऊपर अर्धचंद्र चिन्ह जोड़ा जाता था। जैसे 175 अब तो उ की मात्रा का अंकन छोड़ दिया गया है। इसे मलयालम पारंपरिक व्याकरण में संवरित उकार कहा जाता रहा है। परिवर्धित देवनागरी लिपि में भी इसको द्योतित करने का कोई अतिरिक्त चिन्ह नहीं मिलता। अतः मलयालम शब्दों के देवनागरी में लिप्यंतरण करने में कठिनाई आ ही जाएगी। इस समस्या के लिए कोई समाधान ढूंढना होगा। 68 रा 5 राश और ये तीनों स्वनिम हिंदी में नहीं हैं, अतः इनके उच्चारण में हिंदी भाषियों को कठिनाई हो सकती है। टूड़ा हिंदी के ल के समान यह भी पाश्विक है। मलयालम में ल भी है। आय ल वर्त से है, जबकि बीड़ा मूर्धन्य है। मलयालम में टूड़ा के स्थान पर ल का प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ बदलता है। जैसे की कली, खेल, कली, पांच। इसके लिए यद्यपि परिवर्धित नागरी लिपि में अतिरिक्ति चिन्ह जोड़ा गया है, तो भी इसका उच्चारण हिंदी भाषियों के लिए इसलिए कठिन है कि हिंदी में ऐसा कोई स्वनिम नहीं है। यह एक विशेष द्रविड़ व्यंजन है। इसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग गोलाकार होकर मूर्धा की ओर उठता है और घर्षण के बिना हवा बाहर निकल जाती है। इसलिए इसे भाषा विज्ञान में संघर्षहीन प्रवाही माना गया है। कुछ हिंदी भाषी इसका उच्चारण श के रूप में कर बैठते हैं, जो निकटवर्ती है। जैसे सात, तक्षे श अघोष संघर्षी है, जबकि श सघोष संघर्षहीन है। और र के समान यह भी लुंठित है, सघोष है। पर र तालवीकरित दंत्य वर्त से है, जबकि र अतालवीकरित वत्सरे है। जैसे अंग्रेजी शब्द रिंग व रेड में की ध्वनि। कुछ अतिरिक्त चिन्ह जा चुका है कि मलयालम एक चिल्लू अथवा शुद्ध व्यंजन। पहले बताया जा चुका है कि मलयालम में स्वर मात्रा रहित व्यंजन वर्ण का उच्चारण अक्रांत के रूप में होता है। जैसे पर्व प प्लस अ प्लस प्लस अ प्लस व प्लस अ। केवल 5 व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण हलंत साहित शुद्ध व्यंजनों के रूप में होता है। वे हैं लर 108 ल। ये पांचों चिल्लू कहलाते हैं। 2 उकार और ऊकार के परंपरागत मात्रा चिन्ह। यद्यपि मानक मलयालम लिपि में व्यंजनों के साथ 2 उकार जोड़ने के लिए 2 चिन्ह, शून्य, को और 20 ऊकार जोड़ने के लिए चिन्ह जोड़े जाते हैं, तो भी इनके परंपरागत रूप भी लेखन में प्रयुक्त होते हैं। 3 संयुक्त अक्षर व्यंजन प्लस व्यंजन। 4 ग्र ए बीच गया वप पर एस 8 उम्र टूट। 8 रनुक्ता टूट का उच्चारण अंग्रेजी शब्द ट्रांसफर के टी आर समान होता है। यह वत से अघोष स्पर्श है। देवनागरी में इसके लिए कोई चिन्ह नहीं मिलता। व्यंजन प्लस व्यंजनांश प्लस 5 5 प्लस टूट प्लस दद 1 6 मलयालम शब्दों का उच्चारण और देवनागरी में लिप्यंतरण। यद्यपि यह माना जाता है कि मलयालम एक ऐसी भाषा है जिसकी उच्चारण व्यवस्था और लेखन व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है, तो भी कुछ मलयालम वर्णों के उच्चारण में शब्द स्तर पर अंतर आ जाता है।
इसलिए देवनागरी में लिप्यंतरण करते समय कहीं कहीं कठिनाई आ सकती है। अ शब्द के आरंभ के सघोष अल्प प्राण य, र, ल और कहीं कहीं स से जुड़ा आकार ह्रस्व एकार के रूप में उच्चरित होता है। यथा ये गंधन गंधन, बलं बलं, रक्तं रक्तं, ऊल शून्य शून्य शून्य, शरी शरी, जयं जयं, दलं दलं, लत लत। शब्द के आरंभ का इकार और शब्द के आरंभ के व्यंजन से जुड़ा इकार कहीं कहीं ह्रस्व एकार के रूप से उच्चरित होता है। यथा इलेल, दिल, ओगल, विल, वल, उ, इनन, एनन, निलन, नलन। शब्द के आरंभ का उकार और शब्द के आरंभ के व्यंजन से जुड़ा उकार कहीं कहीं ह्रस्व ओकार के रूप से उच्चरित होता है। यथा 20, 30, उर, आर, उल, आल, Q15, 6005, कुट काट, पुक, पाक। शब्द के मध्य का अघोष अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन क, छ, ट, तप सामान्यतः और विशेषकर नासिक्य व्यंजन के पूर्व आने पर उसी वर्ग के सघोष अल्पप्राण स्पर्श यथाक्रम ग, ज, द, ब के रूप में उच्चरित होता है। यथा संस्कृत से स्वीकृत तत्सम शब्दों में नासिक्य से जुड़े सघोष अल्पप्राण स्पर्श का उच्चारण उसी वर्ग के नासिक्य के रूप में होता है। यथा एसोस 56,313, गंग गंग, ल, चंदन चंदनम। तकार के साथ मध्यम य, र, ल, व से इतर कोई व्यंजन आ जाए तो तकार का उच्चारण लकार के रूप में होता है। तथा आत्माव, आलमाव, उत्साहम, उल्साहम। भाषा का वाचिक रूप प्रमुख माना जाता है और लिखित रूप गौण। इस आधार पर शंका उठ सकती है कि लिप्यंतरण वाचिक रूप के अनुरूप दिया जाए या लिखित रूप के। मलयालम हिंदी लिप्यंतरण के संदर्भ में स्रोत सामग्री के लिखित रूप के अनुरूप लिप्यंतरण करना ही समीचीन होगा, अन्यथा अर्थग्रहण में कठिनाई होगी। 25 कुटकुटा का उच्चारण यद्यपि न, काड़ कोड़ा के रूप में होता है तो भी लिप्यंतरण कुटकुटा के रूप में करना उचित है। लिप्यंतरण का शाब्दिक अर्थ ही स्रोत लिपि से लक्ष्य लिपि में अंतरण है, न कि स्रोत उच्चारण से लक्ष्य उच्चारण में। 1.7 लिपि चिन्ह और संयुक्ताक्षरों की तुलना। मलयालम और हिंदी के लिपि चिन्ह यद्यपि भिन्न हैं, तो भी दोनों वर्णमालाएं वर्णों के क्रम की दृष्टि से लगभग समान हैं। दोनों में स्वर और व्यंजन लगभग समान हैं, यद्यपि दोनों की कुछ विशेष ध्वनियां भी हैं। उच्चारण में दोनों लिपि चिन्हों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मलयालम में हर मात्राहीन व्यंजन का उच्चारण ह्रस्व आकार जोड़कर किया जाता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता। मातृभाषा के प्रभाव के कारण मलयालम भाषियों के हिंदी उच्चारण में कहीं कहीं महाप्राणत्व की जगह अल्पप्राणत्व और सघोषत्व की जगह अघोषत्व आ जाता है। दृश्य श्रव्य उपकरणों आदि की सहायता से प्रशिक्षित अध्यापक दोनों भाषाओं का सही उच्चारण सिखा सकते हैं। मलयालम लिपि में स्वर मात्राएं सूचित करने के चिन्ह बहुधा व्यंजन वर्णों की बाईं तरफ, दाईं तरफ या दोनों तरफ जोड़े जाते हैं, जबकि देवनागरी में दाईं से बाईं तरफ बहुधा वर्णों के ऊपर नीचे भी जोड़े जाते हैं। 1.8 सारांश। इस इकाई में आपने हिंदी और मलयालम भाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हुए इन दोनों भाषाओं की ध्वनि, लिपि और वर्णमाला की जानकारी प्राप्त की है। अब आप जान गए हैं कि इन दोनों भाषाओं की काफ़ी ध्वनियाँ समान हैं, किंतु कुछ ध्वनियाँ अलग अलग हैं। आपको यह भी पता चल गया है कि भिन्नता के बावजूद इन भाषाओं की स्वर व्यंजन व्यवस्था में बहुत कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि ये दोनों भारतीय भाषाएं हैं। अब आप यह भी समझ गए हैं कि मलयालम में कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में नहीं हैं। लिप्यंतरण करते वक्त हिंदी में इस तरह के वर्णों को लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला में कुछ लिपि चिन्ह जोड़ते हुए परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला प्रस्तुत की गई है।
इस इकाई को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप मलयालम पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं, मलयालम से हिंदी में लिप्यंतरण कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।